आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था, जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। और ये ऐसे प्रश्न का डिस्कस होगा जो अक्सर परीक्षाएं में एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई और एसएससी सीएचएल और एनटीपीसी के परीक्षाएं में अक्सर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का खास ध्यान रख के बनाया गया है। तो ये पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ये एक्ट, ऑप्शन नंबर ये है भारतीय परिषद एक्ट 1861 और ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद एक्ट 1892 और ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद एक्ट 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए इन चारों ऑप्शनों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय 1861 का जो अधिनियम था उसमें से उस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के थे उनका विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली की प्रारंभ की गई हैं और गवर्नर की पहली अध्यादेश जारी किया गया है और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब जैसे विधान परिषद को स्थापित किए, उनको शक्ति प्रदान की। इसका ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो, ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो वो लक्षण है ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद एक्ट 1861, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद एक्ट 1919, ये 1919 जो एक्ट है ये मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किया जाए, जिसमें केंद्र के द्विसदनात्मक प्रणाली यानी विधायिका की स्थापना की गई और इस नियम के तहत दूसरी केंद्रीय विधानसभा का भी गठन किया, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और उसमें सदस्यों की संख्या राज्य में केवल 60 थी। राज्य के विधानसभा परिषदों की संख्या 60 थी और ये और इस अधिनियम 1919 के तहत अधिनियम भारत को लोक सेवा आयोग का गठन करने का भी शक्ति प्रदान था। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं जहां, आवश्यक किसके लिए है? देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं, ये ऑप्शन नंबर गलत है। दूसरा, 2 पार्टी सिद्धांत पर विकसित की, ये भी गलत है। प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली की योजना, ये भी ऑप्शन नंबर गलत। आवश्यक नहीं के संबंध में पूछ रहा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जो प्रस्तावना था वो किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावित करने का जो, या कह सकते हैं तैयार किसने, सबसे पहले ये संविधान की प्रारूप किसने तैयार की गई? तो BN राव में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी तो उस समय है नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। तो ये इसका जो प्रस्तावित करने का अधिकार वो कौन दिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो मूल अधिकार, ये नहीं होगा। 9वीं अनुसूची संघ के साथ बलपूर्वक मिलाए, ये भी गलत हो।
निर्देशक सिद्धांत ये भी भारत के या संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 5 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो एक ऐसा ही राज्य था जो जिसे हम हैदराबाद कह सकते हैं, वो एक देसी रियासतें थे और इसको बलपूर्वक उसको फोर्स करके मिला लिया गया। तो वह कौन सा राज्य था? हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे कहा जाता है, किसको जाता है? तो वो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत को वर्णित किया गया है कि प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा संघ से शासित प्रदेशों का संघ है, यानी कह सकते हैं राज्यों का संघ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर 9, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? शामिल नहीं होने वाले दल थे। शामिल होने वाले दल कौन कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, मुस्लिम लीग भी थे, समाजवादी दल थे, लेकिन हिंदू महासभा उस समय नहीं थे और ना ही उसके विषय में हमने सुना। तो चलिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का डी होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही के आधार पर देखा जाए तो वे वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है ऑप्शन ये स्टेटमेंट ए कि उस समय जब संविधान सभा का जो समिति बन रहा था, मत अपन देने का जो अधिकार प्रदान किया गया वो महिलाओं को भी दिए गए थे, बुजुर्गों को भी दिए गए थे, युवाओं को दिए गए और सभी ऐसे लोगों को दिए गए जो उनके बुद्धिजीवी थे। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रमाणित हुआ, ये गलत है। वह बहुदलीय निकाय का मतलब एक ऐसा दल जिस सभी एक दल एक साइड हो गए। कितने दल हैं हम जो ये इतने हैं, हम इस आधार पर हम संविधान सभा का गठन या प्रस्ताव को रखेंगे। तो ये ऐसा भी नहीं थे। वो ये क्या करते थे, एक समिति बैठाते थे, उस समिति के माध्यम से उसको संचालित किया जाता वो कि संविधान का जो सभा गठन हो रहा वो कैसे बनाया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाता। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर क्या ए और 4 सही होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधाजनक बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य है मतलब उसको उपयोग में लिया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के.टी. शाह। तो कौन कहते हैं? के.टी. शाह का कथन था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान का जो उद्देशिका है, जिसको हम प्रपोजल कह सकते हैं, तो में क्या वर्णित है, किस चीज़ के वर्णित हैं? हमने पढ़ा है जो प्रस्तावना जो उद्देशिका जो तैयार किया गया है उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष और लोकतात्मक और गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को। तो ये ऑप्शन नंबर बी से मेल खाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी 12 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं कि भारत का संविधान कैसा नागरिक प्रदान करता है? दोहरी नागरिक नहीं, और नागरिकों के संबंधी कोई प्रावधान नहीं, ये भी गलत है। या बहुत सारे नागरिक प्रदान करने, बहुत बार उसको नागरिकता दी जाए, वो भी नहीं। तो एक ऐसा नागरिक प्रदान करता है, एकल नागरिक प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो कहना है 9 का प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 14
भारतीय नागरिक के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितनी सीमा तक भारत में रहना अनिवार्य है? जो भारत का जो नागरिक अगर मान लो किसी देश या अन्य राज्य से हैं और वे उसमें बहुत सालों से रह रहे हैं या फिर रहते हैं, तो उस देश का नागरिक बनने के लिए उसको आवेदन करने के से पहले वो कितना साल उस देश में रहा होना चाहिए, तब जाकर वो नागरिकता उस देश के लिए प्रदान कर सकते। तो वो दिया गया था 10 साल। वो पहले कितना था? 10 साल। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी होगी? 7 हो गई हैं, 7 वर्ष हो गई। जिसमें आप लोग सुना होगा NPR NRC के विषय में इस चीज़ का चर्चा हो रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य, उनका उद्देश्य था कि समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। नहीं, सबसे पहले जानना जरूरी है कि मौलिक अधिकार क्या क्या अधिकार देते हैं, ये जानना जरूरी है, तब हम इसका सही ऑप्शनों पर जा सकें। तो मौलिक अधिकार कहता है कि समानता का अधिकार हो। मौलिक अधिकार का पहला बोलता है, 1 नंबर में कहता है समानता का अधिकार, दूसरा नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार हो, तीसरा नंबर में कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा पे संबंधित अधिकार हो, और छठा है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। सातवां हुआ करता था लेकिन वो कानूनी अधिकार को हटाकर सातवां हुआ करता है संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटाकर कानूनी अधिकार की दर्जा दे गई। तो अभी मौलिक अधिकार कितने प्रत्यक्ष रूप से है? 6 हैं। तो इसका सही क्या दिया? ऑप्शन नंबर में भी देखिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए ने मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब चलते कि मौलिक अधिकार में क्या क्या कथन दिया गया कि संविधान प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 सही हैं, ये भी सही है। दूसरा कि मौलिक अधिकार की व्यवस्था 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये भी सही है। प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में निम्नलिखित में नहीं है, ये वाक और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, ये भी सही है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता देते हैं, शक्ति पूर्वक बिना किसी को स्वतंत्र रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की सुविधा का स्वतंत्रता है, और देश के निवास करने या रहने किसी भी राज्य में जाकर रहने या बसने का स्वतंत्रता है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देता। तो 1, 2 और 4 सही हैं। तो क्या होगा इसका नंबर? 1, 2 और 4 होगा। 3 नंबर इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाषा की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, छुआछूत कार्य का अधिकार है, लेकिन छुआछूत की रोकथाम, देखिए छुआछूत जिसको अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी जिसमें अनुच्छेद या अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये मौलिक अधिकारों के में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका परफेक्ट आंसर
हो जाएगा छुआछूत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता सॉरी, हम जो पहले क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन का आंसर जो हमने बताया वो गलत है। कि अनुच्छेद 17 में जब हम 12 से 35 ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं तो ये क्या होगा, कार्य करने का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता जिसको कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू हुआ। वो राज्य था क्या। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, गोवा, नागालैंड, मिजोरम। तो पहला राज्य है जो सी या CQ के पैटर्न पर आधारित है। वह राज्य कौन है, गोवा है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा CC पैटर्न। CQ का पैटर्न कौन है, गोवा राज्य है। चलिए इसका 18 नंबर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं कि नागरिक के लिए समान सिविल कोड किस संहिता के अनुच्छेद में है। जो नागरिक समान सिविल कोड है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए चलते हैं अब अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद क्या 45 कहता बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, और ये 44 तो हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे। 44 कहता है कि नागरिकों को समान सिविल संहिता में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 46 का कहना है जिसमें SC ST और OBC कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के शिक्षा के लिए में सहायता राशि प्रदान करना, और 48 अनुच्छेद 48 जिसमें कृषि पशुपालन संगठन का करने का अधिकार हो। तो ये इन सभी अनुच्छेदों का वर्णन था। नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो भारत की मूल कट कहाँ से ये रे। नेक्स्ट जो किसी भी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो सनातन रिजॉर्ट पर स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर उसको जोड़ा गया। किसके आधार पर, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न जाते हैं कि इनमें से कौन सा भाषा राज्य भाषा नहीं है। राज्य भाषा कहने का अर्थ होता है कि राज्य की अपनी एक भाषा लैंग्वेज हो, मातृभाषा जिसको कह सकते हैं। तो कौन राज्य भाषा के संबंध में नहीं। देखिए मैथिली है, संस्कृत है और कश्मीरी है, लेकिन राजस्थानी राज्य भाषा नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के मन और आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, स्वतंत्र नागरिकों में। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय ब्रिटिश संविधान किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 23वां प्रश्न है जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ A B C D
ऑप्शन नंबर ए है संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन नंबर बी विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही हो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? जो राज्य लोक कल्याण हो वो किस पर वर्णित या संकलित की गई हैं? ऑप्शन चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में नहीं, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, तो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संकलित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान क्या मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, केवल भाषाई राज्यों के लिए नहीं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, ये भी चलो देखते हैं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, धार्मिक भाषाई और न जातीय अल्पसंख्यकों के लिए ही प्रदान करती हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? गलत हो। तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेश का उद्देश्य है। जो नीति निर्देशक तत्व उसका मेन उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि ऑप्शन नंबर 1 चलते हैं, ये सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और धार्मिक लोकतंत्र या राजनीतिक। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक और धार्मिक लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान न्याय निःशुल्क विधि सहायक प्रावधान है? तो ये 4 अनुच्छेद दिया गया, ऑप्शन ए बी सी डी, और ये सभी इस प्रकार हैं। तो क्या पूछ रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 29A में दी गई है। किस में दी गई है? अनुच्छेद 29A में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम सभा के गठन का निर्देश दिया गया? तो हम कह सकते हैं ये भारत का जो फेडरल सिस्टम या लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो तीन प्रणाली है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। और यही लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। और ये किस संगठन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार हैं, ये सही है, ये मूल अधिकार के अंतर्गत तो नहीं होगा। संस्कृत और शैक्षणिक का भी अधिकार, ये भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार कर दिया है। इसलिए पहले मौलिक अधिकार 7 होते थे, अब ये घटकर 6 हो गए और ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए?
21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? जो उच्च न्यायालय एक आदेश जारी करता है और उस आदेश को जिसमें से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के सेफ्टी के विषय में कहा गया है, और वे है परमादेश, जिसको क्या वजह, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाने किस अधिकार के प्रति संरक्षण कर है? तो ये है शोषण के विरोध अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो ये किसके अंतर्गत आता है? शोषण के विरोध अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा शोषण के विरोध अधिकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट्स